हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ मैं आज आप लोगों को प्रोटोजोआ के बारे में बताऊँगी। प्रोटोजोआ के मैं जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँगी। ओके, फिर इसके बाद में जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को यूग्लिना के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों को क्या होगा कि मैं अपने ही नोट्स से आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो जो प्रोटोजोआ वर्ड था वो गोल्डफस्ट ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने दिया था। प्रोटोजोआ वर्ड इट्स स्टडीड बाय ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोआ की जो स्टडी है वो जो है किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओके, तो अब जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। पहले हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। प्रोटोजोअन्स आर बोथ फ्री लिविंग एंड पैरासाइट्स एंड सम कमेंसल। यानी कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं और क्या होता है, वो एज अ पैरासाइट भी होते हैं। और कुछ प्रोटोजोअन जो होते हैं वो कमेंसल होते हैं। कमेंसल का मीन्स होता है जब दो स्पीसीज़ एक साथ रहती हैं और दोनों ही स्पीसीज़ को प्रॉफिट पहुंचता है, तो ऐसी स्पीसीज़ को, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कमेंसल। ओके, नेक्स्ट है फ्री लिविंग एनिमल्स आर एक्वाटिक एंड फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। यानी कि जो प्रोटोजोअन्स हैं अगर वो फ्री लिविंग हैं तो फ्री लिविंग कहाँ रहेंगे? वो या तो मेरीन वाटर में रहते हैं और या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है पैरासाइट्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो अगर पैरासाइट होते हैं तो वो एंडोपैरासाइट होते हैं। फिर अगर हम लोग इनकी मॉर्फोलॉजी देखें तो प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर और असेलुलर, शोइंग प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मीन्स है कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होंगे या असेलुलर होंगे। ओके, और शोइंग प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई एनिमल यूनिसेलुलर होता है तो उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट है बॉडी इज नेक्ड और प्रोटीनेशियस पैलिकल्स, सम प्रोटोजोअन्स विद हार्ड शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट्स। इसका मीन्स ये है कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनकी बॉडी नेक्ड होती है एंड इनकी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है। यानी कि इनकी बॉडी के चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। इस लेयर को पैलिकल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ प्रोटोजोअन्स की स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनके यूनिसेलुलर बॉडी के चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट्स की बनी होती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ, पहली बात तो ये कि प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो नेक्ड होती है। ओके, फिर ये कह रहा है कि प्रोटोजोअन्स की बॉडी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन की बनी होती है और इस मेम्ब्रेन को पैलिकल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बट कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सिलिकेट्स की बनी होती है। फिर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं तो इनकी एक सेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करती हूँ फूड वैक्यूल्स की। इनके सेल के अंदर फूड वैक्यूल्स मिलती हैं जिनमें फूड का डाइजेशन होता है। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फूड वैक्यूल्स में फूड का डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल्स एक भी, सिंगल भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती हैं। कंटेनिंग फूड सीन मूविंग विद मूविंग साइटोप्लाज्म। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रोटोजोआ में जो फूड वैक्यूल होती है इसमें फूड का डाइजेशन होता है और ये फूड वैक्यूल एक जगह रुकती नहीं है। फूड वैक्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो रोटेट होता रहता है, यानी घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो एक जगह स्थिर नहीं होता है। इस मूवमेंट को स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? जैसे हम लोगों में क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए किडनी होती है,
सेम ऐसे ही प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो होता ही नहीं है, सेल बोलेंगे प्रोटोजोन्स के लिए, तो इनकी सेल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, जो क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है। इनकी बॉडी में, इनकी सेल के अंदर जो भी एक्सेस वाटर होता है, उस एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ही बॉडी से बाहर एलिमिनेट करती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, जो इनकी सेल के अंदर जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकालती है। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो यही मैंने लिख रखा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वन टू और मैनी रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी होती है, वैसे ही प्रोटोजोन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। ओके, प्रोटोजोन्स में इनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकलता है। फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए लिख भी दिया है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। जब बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है सेल के अंदर, वो बनती और बिगड़ती रहती है। ओके, एक्सेस वाटर इसी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाता है एंड इसी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं। ओके, तो और जो न्यूक्लियस होता है वो साइज़ में सेम भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, यानी कि एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस भी हो सकता है और दोनों सेम साइज़ के भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो यहीं पे मैंने लिखा है वन टू और मैनी आइदर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और डायमॉर्फिक, एक छोटा या एक बड़ा। डायमॉर्फिक का मीन्स होता है एक छोटा और एक बड़ा। स्मॉलर जो होगा, जो स्मॉल न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे और जो लार्ज न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हो गया। फिर फिजियोलॉजी के बारे में अगर देखें तो फिजियोलॉजी में इनमें सबसे पहले है देखेंगे कि लोकोमोशन इनमें किस टाइप का मिलता है। तो जो लोकोमोशन होता है उसके बारे में मैंने लिख रखा है, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके हेल्प से होता है, या तो स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा या फ्लैजिला के थ्रू होगा एंड या सीलिया के थ्रू होगा। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू किस में होता है, अमीबा में होता है। फ्लैजिला के थ्रू किस में होता है, यूग्लिना में होता है। एंड सीलिया में, जिसमें सीलिया होते हैं तो उसमें क्या होता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं सीलिया की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि अमीबा में, यूग्लिना में एंड पैरामीशियम में किस टाइप का लोकोमोशन होता है एंड किस टाइप से होता है। तो अमीबा में होता है स्यूडोपोडिया से, यूग्लिना में होता है फ्लैजिला के थ्रू एंड पैरामीशियम में होगा सीलिया के थ्रू। तो जिसमें लोकोमोशन नहीं होता है वो प्रोटोजोन किसी होस्ट से अपना फूड लेते हैं। जिन प्रोटोजोन्स में लोकोमोशन नहीं हो पाता है, जब लोकोमोशन नहीं होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे तो वो अपना फूड कैसे ले पाएंगे, इसलिए वो अपना फूड जिसके ऊपर एज अ पैरासाइट वो रहते हैं उससे क्या करते हैं, उस होस्ट से अपना फूड लेते हैं। तो यही मैंने लिखा है, जिनमें लोकोमोशन नहीं होता है वो प्रोटोजोन्स किसी होस्ट से अपना फूड लेते हैं। अब लोकोमोशन के बेस पे प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन है, तो यही मैंने लिख रखा है। ये पूछा जाता है कि जो प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन लोकोमोशन के बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। तो लोकोमोशन इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स। फिर न्यूट्रिशन अगर देखें तो इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का मीन्स होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। ओके, थर्ड इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाना, है ना, जैसे कि फंजाई। ओके, तो फोर्थ होगा पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स एज अ पैरासाइट, ये किसी के ऊपर रहेंगे और जिसके ऊपर रहेंगे उसको होस्ट बोलते हैं, तो होस्ट से ये अपना फूड लेंगे।
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए मैंने लिख रखा है फीडिंग इंजेशन बाय सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया। पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो फूड होगा वो ये किसके थ्रू लेंगे, सीडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया के थ्रू। होलोजोइक न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ सीडोपोडिया या फ्लैजिला या सीलिया के थ्रू फूड को पकड़ता है और फिर उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ओके, डाइजेशन की अगर बात करूँ तो इनमें डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कि जब फूड का डाइजेशन सिर्फ एक सेल के अंदर हो तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन इनमें कैसा मिलता है, इंट्रासेलुलर मिलता है। मैंने लिख रखा है जब सेल के अंदर फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ऐसे डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसिमिलेशन, यानी कि अब क्या है कि फूड तो अंदर खा लिया है ना, अब फूड का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा सेल के अंदर, और क्या होगा फिर एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो इसी के लिए बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसिमिलेशन बाय साइक्लोसिस। जब डाइजेशन के बाद फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है तो फूड प्रोटोप्लाज्म में इधर उधर घूमता है और घूम घूम कर सेल में एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहते हैं। डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल में धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकता रहता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाती है और इसके थ्रू क्या होता है कि फूड जो होता है वो बॉडी के यानी कि सेल के बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम में वेस्ट मटेरियल जहाँ से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, एनस या साइटोप्रोक्ट बोलेंगे या साइटोपाइज बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन बाय टेम्परेचर रप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय परमानेंट और साइटोप्रोक्ट और साइटोपाइज इन पैरामीशियम। इजेशन का मीन्स है कि जो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में क्या सारे प्रोटोजोन्स में जो फूड होता है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकता रहता है और फिर क्या होता है जब पीछे पहुंच जाता है तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर हो जाती है और फूड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अगर रेस्पिरेशन देखूं तो उसमें रेस्पिरेशन जो होता है बाय सिंपल डिफ्यूज़न, तो सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी चीज़ क्या होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा कि डिफ्यूज़न होगा। ओके, फिर है एक्सक्रीशन। बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। अमोनोटैलिक का मीन्स होता है अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है तो ऐसे मोड ऑफ एक्सक्रीशन को अमोनोटैलिक कहते हैं। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है तो ऐसे मोड ऑफ एक्सक्रीशन को अमोनोटैलिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसी को मैंने लिख रखा है, एक्सक्रीशन मैनी टेक्स प्लेस बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट स्मॉल अमाउंट ऑल्सो गो आउट थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, नो नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके, नो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन बट शोज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट स्पेसिफिक स्टिमुलेट्स विच इज़ ड्यू टू इरिटेबिलिटी नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फिर हमारा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें जो है वो बहुत टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के थ्रू होता है। तो जो बाइनरी फिशन होता है मे बी सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सिंपल बाइनरी फिशन किस में होता है। तो जो सिंपल बाइनरी फिशन है वो किस में होगा, अमीबा में होगा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन किस में होता है, फ्लैजलेट में होता है। ओके, एंड यानी कि जिसमें फ्लैजिला मिलता है। और जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है वो किस में होगा, जिनमें सीलिया मिलता है यानी कि पैरामीशियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली सिनगैमी। सिनगैमी किसको बोलते हैं, जब गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है तो उस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं।
या फिर कैसा होगा, एम्फीमेक्सिस होगा। एम्फीमेक्सिस का मीन्स होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स न्यूक्लियाई ओनली, यानी कि जो क्या है कि इसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होगा, गैमेट्स के जो अंदर न्यूक्लियस होता है उसका फ्यूज़न होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीमेक्सिस। ओके, नेक्स्ट है इन प्रोटोजोअन बोथ गैमेटिक एंड जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें गैमेटिक एंड जाइगोटिक मियोसिस दोनों मिलती हैं। तो प्रोटोजोआ में गैमेट में भी मियोसिस होती है और उसके जाइगोट में भी मियोसिस होती है। इन प्रोटोजोअन्स बोथ गैमेटिक एंड जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है in protozoans two specific movements take place with the help of contractile fibers myonemes. It is called euglenoid movement. यानी कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें मूवमेंट कॉन्टेक्टाइल फाइबर्स, जिनको मायोनीम्स कहते हैं, उन मायोनीम्स के थ्रू होता है ना, उन मायोनीम्स के थ्रू मूवमेंट होता है। ऐसे मूवमेंट को यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। तो ये था आज हम लोगों का प्रोटोजोन्स के, हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स देखे, और फिर कल के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक अमीबा एक ही लेक्चर में बता दूंगी, और नेक्स्ट में हम लोग पैरामीशियम पूरा एक लेक्चर में देख लेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों के प्रोटोजोआ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आप लोगों को अपने ही नोट्स से बताऊंगी। तो आप लोग अगर नोट्स ना बनाना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी ही वीडियो से, और ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं। तो शायद आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।